हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों, हम करेंगे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो फेज 13 में पूछे गए थे, या जो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड हैं, और या कभी भी जब भी एडिक्विटी ने स्टेट लेवल के एग्जाम लिए हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हैं। उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं और सारे बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर, क्लास 6 से लेके 12 तक। इस वीडियो में रहने वाला है इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है कौन सा सही है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल निश्चित पूंजी वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। पहली स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। ध्यान रखना आपको, कच्चे माल को आमतौर पर पूंजी या परिवर्तनीय चेंजेबल पूंजी के रूप में दोस्तों क्लासिफाई किया जाता है, क्योंकि वे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपभोग हो जाते हैं या हो सकते हैं। जबकि निश्चित पूंजी में आएगा मशीनरी, भवन, बिल्डिंग, ये सब शामिल होते हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में बार बार यूज किए जाते हैं। पहली स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी और मानव पूंजी उत्पादन के कारक कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में उत्पादन के मुख्य कारकों में भूमि, श्रम पूंजी और भौतिक पूंजी ये सब शामिल होता है। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित दावे और कारण प्रकार के कथन पर विचार करें। ये अजर्सन है, ये रीजन है, आपको बताना है दोनों में से कौन सा ठीक है या दोनों ठीक है, और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अजर्सन है अभिकथन, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भारत में आधुनिक कृषि पद्धति को आजमाने वाले पहले व्यक्ति थे। पहली स्टेटमेंट अजर्सन है अपने आप में ठीक है। ध्यान रखना आपको, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भारत में आधुनिक कृषि पद्धति को आजमाने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि ध्यान रखेंगे हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं क्षेत्रों से हुई थी जहां आधुनिक कृषि तकनीकों को सबसे पहले अपनाया गया था। सेकंड, इन क्षेत्रों में किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल स्थापित करते हैं और खेती में HYV बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों, ये रीजन भी अपने आप में ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यह बताता है कि क्यों इन क्षेत्रों के किसान आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये वाला दोस्तों बताता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज किया था इन्होंने। HIV बीज, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। अधिकांश छोटे किसान औपचारिक वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, सहकारी संस्थाएं आदि से उधार लेते हैं। पहली स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत सारे किसान अनौपचारिक स्रोतों जैसे कि साहूकारों, व्यापारियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ऋण लेते हैं, ना कि कह सकते हैं अधिकांश कहते हैं छोटे किसान लेते हैं वित्तीय संस्थानों से। ये गलत है। ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर बहुत अधिक है। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, क्योंकि अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा लगाए गए ब्याज की दरें अक्सर बहुत अधिक होती हैं, जो किसानों को ऋण के जाल में फंसा सकती हैं या फंसाती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वह व्यक्ति कौन है जो भूमि, श्रम और पूंजी को एक साथ रखता है। उसे बोला जाता है, ध्यान रखना आपको, उसे बोला जाता है उद्यमी। ध्यान रखना आपको, वह व्यक्ति जो भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ रखता है उसे उद्यमी कहते हैं। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए, लाभ कमाने के लिए इन सभी फैक्टर को साथ में रखेगा और जोखिम उठाता है, जो उसे बोलते हैं दोस्तों उद्यमी या एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक्स में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, मानव पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। पहला, यह तब होता है जब मानव संसाधन में निवेश से निर्गत आगत से अधिक होता है। आपको बताना मानव पूंजी निर्माण के संबंध में कौन सा सबसे उपयुक्त है। पहला ये कहता है यह तब होता है जब मानव संसाधनों में निवेश से निर्गत आगत से अधिक होता है।
आगत नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए निर्गत। मानव साधन में निवेश से निर्गत लागत से अधिक होता है। ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या गलत है, क्योंकि यह केवल निवेश के परिणाम पर केंद्रित है, न कि मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया पर। आपको तो ना मान्य पूंजी निर्माण के संबंध में बी, यह तब होता है मानव पूंजी निर्माण, यह तब होता है जब वर्तमान मानव संसाधन अधिक शिक्षित और स्वस्थ बनकर विकसित हुआ है। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। मानव पूंजी निर्माण उस प्रक्रिया को दोस्तों रिप्रेजेंट करता है जिसके द्वारा किसी देश की मानव पूंजी में वृद्धि होती है, यानी लोगों के कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को सुधार होता है, और मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण में निवेश के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक और कुशल बनते हैं। ये स्टेटमेंट बी करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है। अपने आप में सही है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। शिक्षा सेकंड, आर रीजन कहता है शिक्षा और कुशलता बाजार में किसी भी व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारक हैं। ये भी अपने आप में ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। पहला कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान में 2030 तक 30% तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी। पहली स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 लक्ष्य था, 2017 तक, ना कि 2030 तक। ये गलत है। सेकंड, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ और आईटी शिक्षा संस्थानों के अभिसरण पर भी ध्यान केंद्रित करती है। सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों, अपने आप में ध्यान रखना है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना ने उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों पर जोर दिया था, जिसमें दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, गैर औपचारिक, आईटी शिक्षा और अभिसरण शामिल था। ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित तत्वों में से क्या गरीबी के पहलू हैं। पहला, न्यूनतम उपयुक्त स्तर पर नियमित नौकरी का अभाव, ये दोस्तों गरीबी का कह सकते हैं पहलू है। बुनियादी बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता की पहुंच का अभाव, ये भी क्या है, गरीबी का एक पहलू है। भूख और आश्रय की कमी, ये भी गरीबी का पहलू है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सर्वमान्य सामान्य विधि केवल आय पर आधारित है। पहली स्टेटमेंट दोस्तों इलॉजिकल है, गलत है, क्योंकि गरीबी को मापने के लिए केवल आय ही एकमात्र सामान्य विधि नहीं है, और भी बहुत सारी कह सकते हैं फैक्टर हो सकते हैं। सेकंड, यदि किसी व्यक्ति की आमदनी या उपभोग का स्तर बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से नीचे होता है तो उसे गरीब माना जाता है। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन कौन सा है। फर्स्ट, गरीबी रेखा का आकलन करते समय भोजन की आवश्यकता का वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। पहली स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि कैलोरी उपभोग का एक महत्वपूर्ण मानदंड, जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि, इन सब से प्राप्त होने वाली आवश्यक कैलोरी का आधार बनाया जाता है। सेकंड, भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गांव में कितनी है, 2400 है, और शहरों में उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, 1993 में 1993 में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1993 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित और बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर
पैदा करना था। ये स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है, पहले वाली ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, खाद्य सुरक्षा में कौन सा आवश्यक पहलू है? सही उत्तर चुनना है। देखो, खाद्य सुरक्षा में भोजन की उपलब्धता दोस्तों एक आवश्यक पहलू है। पहुंच, भोजन तक पहुंच, ये भी अपने आप में कह सकते हैं। सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक आर्थिक पहुंच होनी चाहिए। भोजन को सामर्थ्य, अफोर्डेबिलिटी इंग्लिश में बोलेंगे, लोगों के पास भोजन खरीदने या प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन हो, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? फर्स्ट, भारत में राशनिंग का प्रावधान स्वतंत्रता के बाद ही शुरू किया गया था। पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में राशनिंग की शुरुआत 1940 के बंगाल के अकाल के दौरान हुई थी, जो स्वतंत्रता से पहले का समय था। सेकंड, 3 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू किए गए। खादानों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पहले अस्तित्व में, लेकिन उसके बाद मजबूत। उच्च गरीबी की घटनाओं के बीच एकीकृत बाल विकास योजना ICDS 1975 में शुरू की गई थी, तथा काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में। सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप में ठीक है। 3 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू किए गए। खादानों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पहले अस्तित्व में, लेकिन उसके बाद मजबूत। उच्च गरीबी की घटनाओं के बीच एकीकृत बाल विकास योजना ICDS 1975 में शुरू की गई थी, तथा काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी फसल हरित क्रांति से संबंधित है? ध्यान रखना आपको, हरित क्रांति का मुख्य ध्यान था खाद्यान्न फसलों के ऊपर, जैसे कि गेहूं और चावल, इनके उत्पादन बढ़ाने पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले खाद्यान्न का भंडार है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है दोस्तों, क्योंकि बफर स्टॉक भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से खरीदे गए खाद्यान्न, गेहूं और चावल का भंडार है। सेकंड, ये भी दोस्तों अपने आप में सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है। ध्यान रखेंगे, MSP वह पूर्व घोषित मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, जिससे उन्हें निश्चित आय सुनिश्चित होती है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।